अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन का वर्कशॉप पार्ट 2 लैंग्वेज स्टडी। इसमें हम कंसंट्रेट करेंगे होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, एडवर्ब और पैसिव वॉइस पर काफ़ी डिटेल में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Homophones. There are words that have the same pronunciation but differ in spelling. They are called homophones. ऐसे कुछ अल्फाज हैं जिनका तलफ़ुज़ या जिनकी आवाज़ सेम होती है, एक जैसी होती है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। ऐसे अल्फाजों को हम कहते हैं होमोफोन्स। होमोफोन वर्ड बना है ग्रीक अल्फाजों से। होमो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा और फोन का मतलब होता है वॉइस यानी आवाज। अब कुछ मिसालें देखते हैं। फर्स्ट, फेयर, FAIR एंड FARE। स्पेलिंग अलग है लेकिन आवाज तलफ़ुज़ सेम है। फर्स्ट FAIR को देखते हैं। इस वर्ड के भी 3 अलग अलग मीनिंग्स हैं। नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। एन एग्जीबिशन एंड सेल ऑफ आइटम्स, यानी एक मेला। ऑफ कम्प्लेक्शन, स्किन टोन, जब हम उजले रंग की बात करते हैं तब हम फेयर कहते हैं। दूसरा वर्ड है FARE, मनी पेड फॉर ट्रांसपोर्ट। किराए का जो पैसा होता है उससे हम फेयर कहते हैं। परफॉर्मेंस और मैनेज, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका अंजाम बयान करने के लिए हम फेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी फेयर्ड वेल इन हर एग्जाम और शी फेयर्ड पुअरली इन हर एग्जाम। दूसरा वर्ड है नो, KNOW। इस नो का मतलब होता है टू हैव नॉलेज और इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी जब हमें होती है तब हम नो कहते हैं। और सेकंड, NO, नो, नेगेटिव रिस्पॉन्स, जब हमें किसी चीज के लिए मना करना है तब हम NO, नो कहते हैं। Homographs. Sometimes the words have the same spellings and pronunciation but can have different meanings in different situations. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अल्फाज उनकी जो स्पेलिंग होती है और उनका जो प्रोनंसिएशन यानी उनकी जो आवाज़ होती है, तलफ़ुज़ होता है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन उनकी मानी, उनका मतलब अलग अलग होता है और अलग अलग हालात के हिसाब से। होमोग्राफ्स, ये वर्ड भी ग्रीक ज़बान से आता है। जैसा हमने पहले देखा था, होमो का मतलब होता है सेम और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। होमोग्राफ का एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ड वॉच, यानी ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना या किसी चीज पर निगरानी रखना। पोर्टेबल टाइम पीस यानी घड़ी, तो ये इसके दो अलग अलग मीनिंग्स हमने देखे। दूसरा वर्ड जो हमें दिया है वो है फेयर, जिसका हम मीनिंग ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स में। एक और वर्ड हम देख सकते हैं, बैट। बैट क्या होता है? जो क्रिकेट का बल्ला होता है उससे भी हम बैट कहते हैं। और जो चिंगादड़ होता है, अ फ्लाइंग मैमल, उसका नाम भी बैट है। Homophones and homographs are together known as homonyms. गिव द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। होमोफोन्स यानी वो अल्फाज जिनकी आवाज सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। पहला वर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है BLU, ब्लू। ये क्या है? ये एक रंग है। इसका होमोफोन है BLEW, ब्लू। ये क्या है? ये ब्लो वर्ड का पास्ट टेंस है। BEAR, बेर, यानी भालू। और BARE, बेर, यानी छुपी चीज का खुलासा करना। BEET, बीट, यानी चुकंदर। और BEAT, बीट, यानी किसी को मारना। TOO, यानी किसी और जाना। TWO, ये एक नंबर है।
SON सन यानी बेटा और SUN सन यानी सूरज। Find from the lesson the homophones of the following. इन वर्ड्स के हमें होमोफोन्स हमारे लेसन में से ढूंढने हैं। फर्स्ट वर्ड सी, SEEC, इसका होमोफोन है SEAC यानी समंदर। सेकेंड वर्ड है वुड यानी लकड़ी और इसका होमोफोन है WOULD वुड। इस वुड का क्या मतलब है? ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड देयर एंड देयर। पहला देयर का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं वहां, और दूसरा देयर का क्या मतलब है? उनका। सीन, SCENE वाला सीन का मतलब होता है कोई नजारा, और SEEN क्या है? ये सी का पास्ट टेंस है। वन, वन यानी जीतना, जीत गया, और ONE वन क्या है? एक नंबर। 6 आई यानी आंख और आई यानी मैं। पीस और पीस, PEACE पीस यानी सुकून, अमन। PIECE यानी टुकड़ा। थ्रू, थ्रू एंड थ्रू। थ्रू का क्या है मतलब? यह है थ्रो का पास्ट टेंस यानी फेंकना, इसका पास्ट टेंस। और थ्रू, थ्रू यानी किसी चीज से गुजरना। हेंस, हेंस यानी जैसे हम कहते हैं इसकी वजह से, बिकॉज। और हेंस ये क्या है? मुर्गियां। नेक्स्ट नॉट, KNOT नॉट यानी एक गांठ, और NOT नॉट यानी नहीं, ना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, या आपको कुछ कहना है या पूछना है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसे कमेंट्स देखने पर हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। Explain how the underlined homographs differ in meaning. होमोग्राफ्स यानी जो अल्फाज जिनका स्पेलिंग सेम होता है और उनका आवाज भी सेम होता है, तो वो होते हैं होमोग्राफ्स, लेकिन उनका मतलब अलग होता है। फर्स्ट सेंटेंस, He saw his two brothers. उसने अपने दो भाइयों को देखा। तो यहाँ पर saw क्या है? सॉ का मतलब है टू सी। सॉ क्या है? सी का पास्ट टेंस है। सेकंड, द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ। लकड़ी काटने वाले ने जो कमजोर डाली है उसे अपनी तेज आरी से काटा। तो इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करेंगे सॉ को। सॉ क्या होता है? समथिंग शार्प यूज टू कट ऑब्जेक्ट्स। किसी चीज को काटने के लिए एक तेज चीज, जो क्या होती है? आरी। Second sentence, the bird injured his wings. पंछी ने अपने परों को जख्मी कर लिया। Wings means part of a bird that helps in flying. तो हम यहाँ पर इंग्लिश में wings यानी पर क्या होते हैं ये समझा रहे हैं कि जानवर के एक जिस्म का हिस्सा है जो उसे उड़ने में मदद करता है। Second, he lives in the sea wing of the building. वो बिल्डिंग के सी विंग में रहता है। यहाँ पर विंग का क्या मतलब है? विंग मीन्स पार्ट और सेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का एक हिस्सा। जैसे अक्सर सोसाइटीज में हम देखते हैं बिल्डिंग का नंबर 1 होता है और उसमें अलग अलग विंग्स होते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग वगैरह। थर्ड एग्जाम्पल, द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM शार्प। प्लेन ठीक 9 बजे जमीन पर उतरेगा। लैंड मीन्स टू ब्रिंग द एरोप्लेन डाउन ऑन द ग्राउंड। प्लेन को जमीन पर उतारना, उसे हम लैंड कहते हैं। दूसरा सेंटेंस, ही ओन्स 10 acre ऑफ लैंड। वो 10 एकड़ जमीन का मालिक है। यहाँ लैंड का क्या मतलब है? लैंड मीन्स अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड, जमीन का एक हिस्सा। फोर्थ, The head of the institution was on leave. इंस्टीट्यूशन के हेड यानी सरबराह छुट्टी पर हैं। यहाँ पर हेड का क्या मतलब है? लीडर और प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। सेकंड, he bent his head down with chin. यहाँ पर हेड का क्या मतलब है? उसने अपने
सिर को अपनी ठुड्डी के साथ नीचे झुकाया। Here head means part of the body, हमारे जिस्म का एक हिस्सा यानी हमारा सिर। Read the following sentences carefully, underline the verbs and find out the tenses in the sentences. जुमलों को ध्यान से पढ़िए, verbs को underline करिए और tenses को पहचानिए। हम इस टेबल की मदद से आंसर्स को ढूंढेंगे। The sun was now ascending the sky. सूरज आसमान में चढ़ रहा था। Verbs है was और ascending. Was से हमें पता चलता है कि ये past tense की बात हो रही है और हमारा जो दूसरा verb है ascending वो ing से end हो रहा है। Was और ing से end होने वाला जो verb है वो कौन से tense में आता है? Continuous. तो हमारा जवाब है past continuous. Second sentence. Still they took no notice of him. फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्ब है took. took के 3 फॉर्म्स हैं, take, took और taken. took हमारा सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है। ये हमारा पास्ट टेंस है क्योंकि ये एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है। जब हमारे वर्ब के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता जैसे is या was, तब वहां पे एक हिडन हेल्पिंग वर्ब होता है जो होता है did, और ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में जब हम V2 वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर है सिंपल पास्ट टेंस। थर्ड सेंटेंस, शी इज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। वो चट्टान के एक छोटे से उभरी हुई जगह पर खड़ी है। यहाँ पर हमारा वर्ब कौन से हैं? इज और स्टैंडिंग। इज यानी प्रेजेंट टेंस और स्टैंडिंग ये है हमारा ing वर्ब। तो जब is और ing वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तब हमारा टेंस कौन सा होगा? वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। He leaned out eagerly. वो बेताबी से बाहर झुका। हमारा वर्ब है leaned. leaned के 3 फॉर्म्स हैं, lean, leaned और leaned, यानी V2 और V3 सेम है। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है क्या उसमें had का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। हमारे सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हिडन डिड यूज हो रहा है। ये पास्ट टेंस है और यहाँ पर क्योंकि was या वर नहीं है यानी इसमें हिडन डिड है, इसलिए हमारा जो वर्ब फॉर्म है वो है V2 और हमारा आंसर है सिंपल पास्ट टेंस। He just felt dizzy. उसे हल्की सी चक्कर आ गई। हमारा वर्ब है फेल्ट। इसके 3 फॉर्म्स देखते हैं, फील, फेल्ट और फेल्ट, यानी यहां पर भी V2 और V3 सेम है और ये है पास्ट टेंस में। क्या हमारे सेंटेंस में हैड है? नहीं है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब is a word that tells us something more about a verb, an adjective or another adverb. शॉर्ट में याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी भी वर्ब में कुछ ऐड करना, कुछ और खूबी को ऐड करके उसे बताना, उसे हम ऐड वर्ब कहते हैं। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा है कि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की ज़्यादा जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो वर्ब के बारे में कैसे जानकारी देता है। अबाउट अ वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस, ही रन्स फास्ट। वो तेज दौड़ता है। यहाँ पर एडवर्ब और वर्ब को पहचानिए। रन्स ये हमारा वर्ब है जो दौड़ने की एक्टिविटी बता रहा है, और वो कैसे दौड़ता है? वो फास्ट दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो फास्ट वर्ड है वो है हमारा एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस, द गर्ल्स sang स्वीटली। लड़कियों ने बहुत सुरीली आवाज में गाया या बहुत प्यारा गाया। यहाँ पर वर्ब कौन सा है? गाना, sang, और कैसे गाया? स्वीटली। तो हमारा एडवर्ब है स्वीटली। थर्ड सेंटेंस,
Suddenly the baby started crying. अचानक बच्चा रोने लगा। यहाँ पर हमारा वर्ब कौन सा है? Crying। ये हमारा वर्ब है जो रोने की एक्टिविटी बता रहा है। और वो कैसे रो रहा था बच्चा? Suddenly, अचानक से। तो suddenly हमारा एडवर्ब है। About an adjective। एडजेक्टिव यानी खूबी बताने वाला अल्फाज। This chain is very sturdy। Sturdy ये हमारा एडजेक्टिव है, यानी वो मजबूती बता रहा है कि ये चेन बहुत मजबूत है। और कितनी मजबूत है ये कौन बता रहा है? वर्ड वेरी, यानी वेरी हमारा एडवर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, द टी इज टू हॉट। चाय बहुत गर्म है। हॉट ये हमारा एडजेक्टिव है जो चाय की खूबी बता रहा है, लेकिन कितना गर्म है ये कौन बता रहा है? TOO ये हमारा एडवर्ब है। About another adverb। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की खूबी कैसे बताता है? You should run very fast। तुम्हें बहुत तेज भागना चाहिए। पहले हमने देखा था जहां पर हम कह रहे थे कि तुम्हें तेज भागना चाहिए, तो जहां रन वर्ब था और फास्ट हमारा एडवर्ब था। तो यहाँ पर देखिए फास्ट अभी भी एडवर्ब है, लेकिन एक और एडवर्ब ऐड हो गया है जो है वेरी, जो हमारे एडवर्ब फास्ट की खूबी को और बढ़ा रहा है कि तुम्हें कैसे भागना चाहिए? तेज भागना चाहिए। और तुम्हें कितना तेज भागना चाहिए? वेरी, बहुत तेज भागना चाहिए। About a phrase or a sentence। एडवर्ब को हम एक पूरे जुमले को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज इनकरेक्ट। बदकिस्मती से आपका जवाब गलत है। इसमें एडवर्ब कौन सा है? अनफॉर्चुनेटली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सरप्राइजिंगली शी एट ऑल द चिलीज। हैरत की बात थी कि उसने सारी मिर्चें खा ली। तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली पूरे जुमले को डिस्क्राइब कर रहा है। शी एट ऑल द चिलीज। इस पूरे जुमले पर हम हैरत जता रहे हैं बाय यूजिंग द एडवर्ब सरप्राइजिंगली। एडवर्ब्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट। एडवर्ब्स हमें जानकारी देते हैं। कैसे देते हैं? प्लेस के बारे में, यानी किसी जगह के बारे में। फॉर एग्जाम्पल गो देयर, कम इन। तो यहाँ पर हम देयर और इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि कहाँ जाना है या कहाँ से आना है। टाइम वक्त। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू माई होमवर्क टुमारो। यहाँ पर टुमारो ये एक एडवर्ब है जो ये बता रहा है कि होमवर्क कब होने वाला है। आई नीड अ पेंसिल नाउ। यहाँ पर नाउ ये एडवर्ब है, मुझे अब पेंसिल चाहिए। मैनर यानी तरीका। मैनर और द वे समथिंग इज डन। फॉर एग्जाम्पल रीड स्लोली, राइट वेल, यानी किसी चीज़ को करने के तरीके के लिए भी हम एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रीड स्लोली, धीरे से पढ़ो, राइट वेल, अच्छे से लिखो। एडवर्ब्स ये डिग्री भी जाहिर करते हैं। डिग्री क्या होता है? जब कोई अल्फाज दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान मवासना जाहिर करते हैं तो हम उसे डिग्री कहते हैं। मवासना यानी दो चीजों के बीच में तोलना, लेवल को बताना। फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज टू कोल्ड। पानी बहुत ठंडा है। अक्सर जब हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एडजेक्टिव्स का यूज होता है। कोल्ड ये एक एडजेक्टिव है, ये खूबी बताने वाला एक अल्फाज है जो पानी की खूबी बता रहा है। लेकिन टू कोल्ड जब हम कहते हैं तब हम ये बता रहे हैं कि उसकी डिग्री क्या है, कितना कोल्ड है। लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स कैन also be used in comparative and superlative degree forms। तो एडजेक्टिव्स की तरह हम एडवर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्स में। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये डिग्री के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। कंपैरेटिव का मतलब होता है
जब हम चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, और सुपरलेटिव का मतलब होता है जब हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ या तो सबसे ज़्यादा अच्छी है या सबसे ज़्यादा बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक मोस्ट इम्प्रेसिवली। उसने सबसे ज़्यादा मुतासिरकिन अंदाज में बात की। अब यहाँ पर इम्प्रेसिवली ये एक एडवर्ब है और मोस्ट हम यूज कर रहे हैं उस एडवर्ब की और खूबी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, यानी ये यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे बेहतर। सेकंड, दे डांस्ड मोर ग्रेसफुली। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में, ग्रेसफुली अंदाज में डांस किया। यहाँ पर ये कंपैरेटिव फॉर्म में है। जब हम मोर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि किससे ज़्यादा ग्रेसफुली उन्होंने डांस किया, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रेसफुली डांस किया। तो ये हुआ कंपैरेटिव। लेसन 4.2 भोली, इस लेसन की लैंग्वेज स्टडी में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजंस में ज़्यादा डिटेल में जानकारी दी गई है। Note, many adverbs end with ly, such as slowly, actually, surprisingly, etc. ज़्यादातर जो adverbs होते हैं वो ly से end होते हैं, जैसे slowly, actually. लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो हमने देखे हैं जो ly से end नहीं होते, जैसे tomorrow, now वगैरह, लेकिन अक्सर ly से end होते हैं। Passive voice. Many actions involve two people or things. One that performs the action and one that is affected by the action. कई सारे actions होते हैं, यानी जब अमल किए जाते हैं उसमें दो लोग या चीज़ें वो इन्वॉल्व होती हैं, और एक चीज़ ऐसी होती है जो एक्शन को परफॉर्म करती है, यानी वो अमल करती है, और दूसरी चीज़ ऐसी होती है जिस पर उस एक्शन का असर हो रहा है। एग्जाम्पल, सोनाली एट द मैंगो। सोनाली ने मैंगो या आम खाया। Here, the action of eating involves Sonali, who eats, and the mango, which gets eaten. यहाँ पर एक्शन क्या है? Eating, खाना, ये एक्शन है। एक्शन कौन कर रहा है? सोनाली। और किस पर एक्शन हो रहा है? मैंगो, आम पर एक्शन हो रहा है। सोनाली is the subject and mango is the object of the verb eat. अक्सर जब कोई जुमला बनता है तो उसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सोनाली सब्जेक्ट है, एट वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। When you want to talk about who performed the action, the doer of the action is the subject. तो जब आपको इस बारे में बात करनी है कि एक्शन यानी जो अमल है वो किसने किया है, तो जो करने वाला है दैट इज डूअर, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। Sometimes you want to focus on the object, the thing affected by the action. Then you make it the subject of that sentence. लेकिन जब आप करने वाले से ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देना चाहते हैं जिस पर वो एक्शन हुआ था, जिस पर वो अमल हुआ था, तब हम क्या करते हैं? उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है हमें, द मैंगो वॉज ईटन, आम खाया गया था। यहाँ पर हम ये बताना ज़रूरी नहीं समझते कि किसने खाया था, यहाँ पर फोकस किस पे है? मैंगो पे है। You may or may not mention the doer, here Sonali, or the person who ate it. हमारे सेंटेंस में द मैंगो वॉज ईटन, वहाँ पर हमने डूअर यानी किसने काम किया था उसका हमने जिक्र नहीं किया है, उसका नाम नहीं दिया है। हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन या पैसिव वॉइस, जहां पर एक्शन जिस पर हुआ है
वो बताना ज्यादा जरूरी है, ना कि किसने किया है। In this type of construction, the thing affected by the verb is the subject of the sentence. The verb is in the passive form be plus past participle and the doer of the action may or may not be mentioned. यहाँ पर हमें 3 चीजें खास बताई गई हैं। एक ये कि जो ऑब्जेक्ट था हमारे सेंटेंस का, जिस पर असर हुआ था, वो अब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। जैसे हमने हमारी सेंटेंस की शुरुआत अब मैंगो से की है। दूसरी बात ये कि जो हमारा वर्ब है वो अब पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बी यानी ये एक वर्ब है होना, जिसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। बी के अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, इज, एम, वॉज, वर वगैरह। तो यहाँ पर बी का एक फॉर्म है जो है वॉज, जो हमें पास्ट टेंस बताता है। और ईटन ये है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब कौन सा है, ईट। ईट वर्ब का ईटन जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने वर्ब का भी फॉर्म देख लिया। और द डूअर ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी मेंशन। तो द मैंगो वॉज ईटन ये एक हमारा पूरा सेंटेंस है, लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं कि किसने एक्शन किया है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं बाय सेइंग कि बाय सोनाली। In the following examples of passive voice, the doer of action is not mentioned. तो अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, मिसालें देखेंगे जिसमें जिसने काम किया है उसका नाम मेंशन नहीं किया है, और फिर भी जो हमारा जुमला है उसका जो मतलब है, उसका जो पर्पस है वो सही होता है। जैसे पहला सेंटेंस क्या है, द प्लांट्स आर प्रून्ड। प्रून्ड का मतलब होता है कि उनकी कटाई की गई है। जो प्लांट्स है पौधों की कटाई की गई है। तो यहाँ पे क्या ये ज़रूरी है कहना कि किसने कटाई की है, हो सकता है माली ने की है या किसी ने भी की है, लेकिन यहाँ मैसेज जो हमें पहुँचाना है वो ये है कि पौधों की कटाई हुई है। दूसरा सेंटेंस, अ कप ऑफ टी इज़ ऑफर्ड टू एनी गेस्ट, कि एक चाय का प्याला जो है मेहमानों को ऑफर किया जाता है, पेश किया जाता है, लेकिन किसने पेश किया है ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी डूअर को नहीं बताया गया है। थर्ड सेंटेंस, मेनी एनेक्डोट्स रिलेटेड टू मार्क ट्वेन आर टोल्ड। मार्क ट्वेन के बारे में कई कहानियाँ बोली गई हैं। अब यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ कि मार्क ट्वेन जो है एक बहुत बड़े पोएट है इंग्लैंड के, और एनेक्डोट्स का मतलब होता है कि किसी के बारे में कहानियाँ बताना। ये जो एनेक्डोट्स होते हैं ये रियल लाइफ की जो कहानियाँ होती हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि मार्क ट्वेन के बारे में कहानियाँ सुनाई जाती हैं या बताई जाती हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि कौन ये कहानी सुनाता है। If we wish to mention the doer in If we wish to mention the doer in passive sentences, we mention it by adding by before it. Example, this pen was given to me by my aunt. तो इस बात को फिर से दोहराया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है कि अगर हमें डूअर को हमारे पैसिव सेंटेंस में मेंशन करना है, इसका जिक्र करना है कि काम किसने किया है, तो हम बाय इस वर्ड के साथ वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है, दिस पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई आंट। किसने दिया था, मेरी आंट ने दिया था, बाय माई आंट। यहाँ पर नोट करने के लिए हमें कुछ कहा गया है, नोट दैट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब्स ही पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चलिए ये समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action.
यानी वो एक ऐसा वर्ब है जिसका एक्शन किसी पर होना ज़रूरी है। जैसे हर सेंटेंस का एक बेसिक फॉर्म होता है, हर जुमले का एक बेसिक फॉर्म होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जहां सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होने पर भी हमारा जुमला मुकम्मल होता है। ऐसा कब होता है, ये समझने के लिए हमें इंट्रांजिटिव वर्ब को भी समझना ज़रूरी है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, लीना वेंट, लीना चली गई। यहाँ लीना सब्जेक्ट है और वेंट हमारा वर्ब है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पर वेंट इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हमें आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेंट जो वर्ब है उसे किसी ने रिसीव नहीं किया है, ये सिर्फ एक एक्शन है जो लीना ने लिया है। यहाँ पर कोई रिसीवर नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लीना ब्रॉट, लीना ने लाया था। लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या लाया था, वरना इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। लीना ब्रॉट, इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर मैं कहूं लीना ब्रॉट अ पेंसिल, लीना ने एक पेंसिल लाया था, फिर इस सेंटेंस का मतलब बनता है। अब पेंसिल वॉज ब्रॉट बाय लीना, ये कौन से फॉर्म में है? ये है पैसिव फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर फोकस किया है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है और हम कह रहे हैं पेंसिल वॉज ब्रॉट बाय लीना। यानी जब हमने ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया तब हम इसे एक पैसिव सेंटेंस में कंप्लीट कर पाए। तो क्या ये हम इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, लीना सैट ऑन द चेयर, लीना एक चेयर पर बैठी थी। अब सैट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसे कोशिश करिए कि आप इसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकें। क्या हम कर सकते हैं? क्या मैं लिख सकती हूं चेयर वॉज सैट बाय लीना? नहीं, इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो कभी भी पैसिव फॉर्म में यूज नहीं होता है। पैसिव फॉर्म में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।